हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो व्याकरण है ना। व्याकरण पे चर्चा किया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करेंगे बार बार, तभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं या टॉपिक जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही वो आपका स्ट्रांग होगा। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्लस प्रैक्टिस अगर करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो ये सब जल्दी अप्रोच होता है क्वेश्चन पे। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं अघोष व्यंजन हैं। अघोष व्यंजन का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था। तो इसमें जो अघोष व्यंजन है, देखिए ये का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, बड़ा सा है ना, चौवा सा, छोटा सा, ये अघोष व्यंजन है। कह रहे घोष या सघोष व्यंजन है। गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। तो ये कौन से, ये देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये जो है तीसरे चौथा पांचवें हैं, है ना। जो का वर्ग है या चा वर्ग है या टा वर्ग है या ता वर्ग, तो उसमें तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है ना। देखिए का, खा के बाद गा, घा, अंगा, तो ये है ना। तो गा, घा, अंगा, जा, झाइया, डा, ढाड़ा, दा, धा, ना, पा, भा, मा, है ना। इसी तरह से इसमें दूसरा है का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, है ना। तो अघोष में जो है वो का वर्ग का प्रथम दो अक्षर हैं। जो घोष या सघोष हैं वो का वर्ग या चा वर्ग या टा वर्ग के जो तीसरा चौथा पांचवा है वो है अक्षर है। अल्प प्राण व्यंजन है। का, गा, है ना, का, गा, अंगा। ठीक, अल्प प्राण चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, है ना, ता, दा, ना। तो इसमें ये देखिए पहला है, तीसरा और पांचवा। देखिए का, खा, गा, का, खा, गा। तो ये पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए जिसमें जैसे खा है तो खा ये नहीं है अल्पप्राण, ये महाप्राण में आ जाएगा। इसी तरह से गा नहीं होगा, घा होगा। जा नहीं होगा, जा नहीं, झा होगा। टा नहीं होगा, ठा होगा। पा नहीं होगा, फा होगा, है ना। देखिए महाप्राण में व्यंजन में गा, खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, है ना। इस तरह से बार बार रिवीजन करेंगे, ये ऑटोमेटिक है ना, इसका आपका माइंड में फीड हो जाएगा। कह रहे हैं परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो अघोष व्यंजन में जो है वो किसी वर्ग के का वर्ग का कौन कौन सा है, पहला, दूसरा। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा है। इसी तरह से अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा है, दूसरा और चौथा नहीं है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य री वर्ण बना है रा और ई से, रा और ई से। री का मात्रात्मक चिन्ह है, री है ना, रखता नहीं, कृपा, पृष्ठ इत्यादि शब्दों में री का मात्रात्मक चिन्ह लगा है ना। री वर्ण वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य आता है। री आता नहीं है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद री, फिर ए आ जाता है। री वर्ण का प्रयोग प्रायः होता है तत्सम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, री वर्ण का प्रयोग प्रायः होता है तत्सम शब्दों में। री वर्ण की विशेषताएं हैं, यह अल्पप्राण तथा सघोष वर्ण है। री यह अल्पप्राण तथा सघोष वर्ण है। यह लुंठित एवं अंतस्थ व्यंजन है। यह वर्ष ध्वनि एवं अशक्त व्यंजन है। रा की प्रचलित रूप तीन है। एक इस तरह से रा है ना, धर्म जो हुआ रा, राष्ट्र में जो रा, ये रा, ठीक है ना। लगता नहीं परकार, तो पा में ये वाला रा, तो ये हो गया। और धर्म में ये हुआ रा, राष्ट्र में ये रा। ठीक, तीन प्रकार हैं। कह रहे हो री है ना, श्रा है ना, श्रीमती वाला है ना, श्रीमती वाला या श्रोता वाला है ना। श्रा की श्रा वर्ण की विशेषताएं, यह श और रा से मिलकर बना हुआ संयुक्त व्यंजन है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम श वर्ण के बाद आता है। श वर्ण के बाद आता है। प्रश्न पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है।
इसी तरह से पूछा गया था पेट्रौआ सा या मूर्धन्य सा किसके बाद आता है। बा वर्ण की विशेषताएं या ओष्ठ वर्ण है, या अल्पप्राण तथा स्पर्श वर्ण है, या घोष वर्ण है। हा वर्ण की प्रमुख विशेषताएं या निर्नुनासिक सघोष व्यंजन है ना। हा वर्ण की विशेषताएं, हा वर्ण की विशेषताएं या निर्नुनासिक सघोष व्यंजन है, यह महाप्राण तथा ऊष्म व्यंजन है, या कंठ व्यंजन है। भा व्यंजन स्पर्श, भा व्यंजन स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन है ना। ये भा व्यंजन है। था वर्ण दंत, महाप्राण, अघोष तथा स्पर्श वर्ण व्यंजन। एक वर्ण या व्यंजन का अपने ही वर्ण या व्यंजन के साथ पुनः आना कहलाता है व्यंजन द्वित्व, द्वित्व या द्वित्व। व्यंजन या युग्मक ध्वनि जैसे सज्जन, कच्चा इत्यादि क्या है, व्यंजन द्वित्व या द्वित्व है ना। सज्जन, कच्चा, पक्का है ना। अघोष व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन है ना। क्या है, अघोष व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण एवं सा मूर्धन्य सा छोटा सा। घोष या सघोष व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, ऊपर चर्चा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा एवं ग्यारहवा हा। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्णिम या राला वा। महाप्राण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा बड़ा सा मूर्धन्य सा या परचिरवा सा छोटा सा हा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक है ना, आपको एक ट्रिक बन जाएगा है ना, या कुछ ऐसा शॉर्ट बना लेंगे आप है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, देखिए ये कितना जो है इजी हो जाएगा। जब तक कोई सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आपके लिए बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसमें कोड है ना, शॉर्टकट कुछ मिल जाएगा। अगला टॉपिक है संज्ञा है ना। करें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या अवस्था के नाम को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं, 3 भेद हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड न किए जाएं कहलाते हैं रूढ़ संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड न किए जाएं कहलाते हैं रूढ़ संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो 2 सार्थक शब्द से बने हों कहलाते हैं यौगिक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं कहलाते हैं योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों, दिशाओं, समाचार पत्रों, पर्वतों या ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध हो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रशासनिक और राजनीतिक पदों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर निर्माण किया जाता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो कहलाते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़का, वकील, पर्वत, जुलाहा, वर्षा आदि संज्ञा शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक क्या, बूढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, निजत्व, ममत्व, मित्रता आदि संज्ञा शब्द हैं
भाववाचक संज्ञा के। चांदी, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल आदि संज्ञा शब्द आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। मीठा की भाववाचक संज्ञा है मिठास। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास। बाप शब्द का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। वचन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के लिए। यौवन, लोभ, मोह शब्दों में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। शिक्षक शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। बंधुत्व शब्द में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। सूर की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सूर्य की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। शौर्य, सूर्य की भाववाचक संज्ञा है शौर्य, है ना। देखिए कुछ और पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन में नहीं होती हैं। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन में नहीं होती हैं। समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा, कुंज, संघ, ढेर, पुंज, जुलूस, कक्षा, पुस्तकालय, परिवार, मंडली, सेना इत्यादि आते हैं। ये समूहवाचक। क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं चढ़ाई, लड़ाई, थकान, बहाव इत्यादि। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं दूरी, ऊपरी, धिक्कार, गर्मी, कठोरता इत्यादि। तो ये परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, है ना। अगला टॉपिक है सर्वनाम। अगला टॉपिक है सर्वनाम, उस पर चर्चा करते हैं, कुछ देखते हैं पॉइंट। कह रहे हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। मैं, तू, आप, यह, वह आदि शब्द हैं सर्वनाम। हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की संख्या है चेत। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है कहलाते हैं उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले पाठक या श्रोता के लिए करे कहलाते हैं मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला से न होकर किसी अन्य से हो कहलाते हैं अन्य पुरुष। क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, जानकारी नहीं होता है कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हों कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। वह मनुष्य नहीं देवता है में वह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा में कोई शब्द अनिश्चयवाचक, पता नहीं है कौन आ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जिसकी उसकी शब्द में सर्वनाम है संबंध सर्वनाम। संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध बता रहा है। अगला पॉइंट, कौन खेल रहा है में कौन शब्द में सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आप ही खा लूँगा, मैं आप ही खा लूँगा में आप ही शब्द में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मेल से बनते हैं कहलाते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम। सर्वनाम शब्द हैं विकारी शब्द। सर्वनाम शब्द विकारी हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन बुला रहा है। आप भला तो जग भला में रेखांकित पद में सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, निजवाचक। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। देख लीजिए, कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा का प्रतिनिधि है सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम है स्वयं। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है उत्तम पुरुष।
पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम माने पुरुष। ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में सर्वनाम है ऐसा। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या मैं सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप काम कर लूँगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। कोई आया था, वाक्य में सर्वनाम भेद है, अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, अपने आप, स्वयं, निज, खुद। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण होता है क्रिया के आधार पर। किसके? क्रिया के आधार। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। किससे? किन्हीं से। किन्हीं से, देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा पे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं उत्तम पुरुष हैं मैं, हम, मध्यम पुरुष हैं तू, तुम, आप, अन्य पुरुष हैं वह, वे, या, ये इत्यादि। रूसी व्याकरण डॉक्टर दीमशित ने एक नए सर्वनाम का उल्लेख हिंदी में किया है, वह है संयुक्त सर्वनाम। जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ इत्यादि है संयुक्त सर्वनाम। सजीव प्राणियों है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम कोई, किसी, कोई, किसी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।